नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एमटीएस 2023 यानी कि अभी आपका मई और जून के महीने में जो एग्जामिनेशंस हुए थे एमटीएस के, उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट विद टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे, समझ में आएगा। तो वीडियो को यार आप लोग लाइक जरूर करो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड के साथ में अगर अच्छा लगता है तो। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। देखिए, सबसे पहली चीज की जो बेसिक मेथड है जिससे कि हम लोग निकालेंगे दैट इज 15 और 25 को लिखा। पहले 3 से करते हैं, दैट इज 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 1 एंड 5। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया 75 आंसर। लेकिन ये हमें इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2-3 नंबर दिखे, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, हमें बस एक चीज स्पॉट आउट करना होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 25, उसको ढूंढो और इसके मल्टीपल्स करते जाओ, इंटू 1, फिर इंटू 2, फिर इंटू 3। और जनरली क्या होता है, 2 से 3-4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो कि 15 का भी एक फैक्टर होगा, या फिर जो अदर कोई नंबर है उसका कौन सा फैक्टर होगा। अगर मैं इसको इंटू 2 कर लूं, सबसे पहले तो मैं 25 पे ही देखूंगा, इंटू 1 किया 25, 15 का फैक्टर नहीं है ये 15 का। उसके बाद ये यूं कह लो कि ये 15 का मल्टीपल नहीं है 25, है ना। फिर इसको मैंने 2 टाइम्स किया तो ये हो जाएगा 50। ये भी 15 से नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। फिर मैं इंटू 3 करता हूँ 75। अब मुझे पता है कि ये 5 टाइम्स होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक फैक्टर है 15 75 का। इसका मतलब है कि 75 इज एलसीएम, है ना। ये तरीका है डायरेक्ट करने का। जैसे ही देखा, आपने जैसे ही देखा 25 है, आपने मन में इसके टेबल्स को आगे बढ़ा लिया। 50 गए, चेक किया 15 से क्या डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है। फिर 75 गए, फिर देखा 15 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा उसका आंसर, है ना। तो ये बेसिक तरीका भी है। 2-3 नंबर अगर रहेंगे तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड को चूज करते हो। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ टू मिक्सर्स एंड वन टीवी कॉस्ट रुपीज 700, यानी कि 2 मिक्सर है, ठीक है, 2 मिक्सर है और एक टीवी है। टीवी को मैं सिर्फ टी लिखता हूं, इसका कॉस्ट हो रहा है 700 रुपए। दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा बोल रहा है कि 2 टीवी, यानी कि 2 टीवी और एक मिक्सर का कॉस्ट कितना है, 980। अब मेरे से पूछा क्या गया, 1 टीवी का कॉस्ट, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं कि इससे अगर मैं इसको माइनस करूं तो चीजें हो सकती, बट मुझे बस एम को उड़ाना है, यानी कि मिक्सर को उड़ाना है। तो मैं इसमें इंटू 2 कर देता हूं, इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2m हो गया प्लस 4t इक्वल्स टू 1960। अब क्या करते हैं, 2 - 1 कर दें, 2 - 1 कर देते हैं, 2 - 1। तो जब 2 - 1 करेंगे तो मिक्सर जो है सो उड़ जाएगा, है ना। बचेगा क्या, 40 - t इज 3t इज इक्वल्स टू 1960 - 700, यानी कि 1260। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420। आंसर ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन। ये एक्चुअल में टाइपिंग एरर है, 420% नहीं होगा, परसेंटेज बाय मिस्टेक हुआ है, इट्स ओनली 420। ठीक है, बड़े कॉमन है, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, कुछ इसमें अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7x प्लस वाई, 7x+y अपॉन 7x - y इज इक्वल्स टू 7/3। हमसे पूछना क्या चाहता है, x/y का वैल्यू पूछना चाहता है।
अब देखो एक फंडा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दैट इज सी एंड डी। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर a प्लस बी है अपॉन a माइनस बी अगर होता है समथिंग, मान लीजिए x अपॉन y अगर होता है, तो फिर हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, ये देखिए पहले इसको समझिए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। पहले इसको आप समझिए, ये कहता है कि जब ये सिचुएशन होती है तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिवर्स के लिए भी ट्रू होता है, ये रिवर्स के लिए भी ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब अप्लाई करेंगे इस चीज को, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 7x, ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट ये हो गया, होल इज x, जैसे होल यहाँ पे अगर ये a है तो ये 7x हो गया, और ये होल को अगर b मान ले तो ये y हो गया। तो 7x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों का पहले सम लिखना है, फिर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 10 हो गया, 4 हो गया, है ना, ये हो गई। तो उसके बाद फिर करेंगे 10 अपॉन 4 हो गया, हाँ। तो दिस विल बी x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, ये तो आपका हो जाएगा 5, क्योंकि 5 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 40, 5/14। देखिए 5/14 है क्या, 5:14 ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बट इसको आप एक बार, ये तो आपका हो गया सी एंड डी से, ये हो गया सी एंड डी प्रोसेस, है ना। आप इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो वो भी आप देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 7x plus y upon 7x minus y is equals to how much given, x upon y, 7/3, 7/3। आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 49x माइनस 7y। तो जब आप x को एक साइड करोगे वो कितना हो जाएगा, 28x, है ना। और जब y को एक साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 10y। तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 28 विच विल बी 5/14। तो आंसर तो उतना ही आना, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होनी थी, बस प्रोसेस का बात था। ये प्रोसेस से आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, इन सेकेंड्स यू कैन डू द प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम सेकेंड्स के अंदर में खत्म हो जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ अमन, कमल, मनन इतना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अमन, कमल एंड मनन टू कवर द सेम डिस्टेंस। स्पीड का रेशियो गिवन है अपने पास, 2:3:4, है ना। अब देखिए क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइम होगा ना, जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/2:1/3:1/4। ये क्यों होता है आप यहाँ समझो, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला में, स्पीड इनटू टाइम। जैसे डिस्टेंस को आपने कांस्टेंट कर दिया, जैसे ही कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। तो ये हो गई, इसलिए जैसे ही हम लोग इसको रिवर्स करेंगे हमको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। अब अपने को क्या करना है, बस एलसीएम लेना है, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो न्यूमरेटर में सब कुछ है, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बस डिनोमिनेटर को ये करना है, कैंसिल आउट करना है। तो उसके लिए अपने को बस एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। और मैंने अभी क्या बोला, अगर 3 नंबर का एलसीएम लेना है तो जो सबसे बड़ा नंबर है 4, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 4 सबका एक फैक्टर होगा, 3 का फैक्टर होगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, नहीं आएगा। इसको डबल कर लेते हैं, 8 होगा क्या, नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 2 से तो चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर 12 करते हैं,
तो 12 करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 4 से तो जाना ही है। वैसे आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें तो आप देख लो 2 से 1 3 2, तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। बट जब जरूरत पड़ेगी फास्ट कैलकुलेशन की तो आप फटाफट डायरेक्टली करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब में 12 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। अब क्या आ जाएगी वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद, 6:4:3। दिस इज आवर आंसर। कौन सा है? 643। 643 तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये रहा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर आप यहाँ तक आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि तभी मोटिवेशन बनती है नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए। और अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से ये करते हो तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एमटीएस एग्जामिनेशन जो सितंबर में स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, उससे पहले मैं आपको सारे एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में करवा दूंगा। जरूरत पड़ेगी अगर दिन में 2-2 वीडियो डालने की तो भी मैं डाल के, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको फ्री में करवा दूंगा, ताकि आप वहां पे जाके चीजों को फॉल्टर नहीं करोगे। फिर वहां पे आपको प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से चालू रहेगा और आपको ऑलरेडी पता है, आप इतने स्मार्ट इनफ हो कि आपको पता होगी कि हर एग्जामिनेशन में 85 to 90% पेपर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही आता है और कहीं से नहीं आता। तो अगर आपने ये कर लिया, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, एक जॉब आपके लिए पक्का हो जाएगा। ऑल्दो इससे सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होना है इंग्लिश और जीके से, लेकिन मैथ्स इक्वल इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एमटीएस करो, वो सीएचएसएल में काम आएगा, आप सीएचएसएल करो, आगे काम आएगा। अभी तो कंफ्यूजन भी जारी है ना, लोग कह रहे हैं कि 30% भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट मुझे ये नहीं लगता है। मैंने वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मैथ को इतना ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ 30% वैल्यू पे लाने पे ही उसको क्वालिफिकेशन दे दिया जाए। मैथ्स और रीजनिंग एक बहुत मेजर चंक है किसी भी एग्जामिनेशन का, स्पेशली मैथ। तो सिर्फ 30% पे क्वालिफिकेशन देना इस काइंड ऑफ अ बेसलेस थिंग। हमें इंतजार करना चाहिए एसएससी का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीज होने वाली है। तो फिर आपको इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए फाइट आउट मारना पड़ेगा, इसलिए तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। एक एक अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर 120 नंबर का है तो आपको उतना ही मार्क्स ला के दिखाना है, जितना हो सकता है मैक्सिमम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एम अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज। एम जो है वो 50 दिनों में अकेले काम कर सकता है। एन क्या बोल रहा है, कितने दिनों में काम कर सकता है? 100 डेज में। आपको पता होगा कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको इसी तरीके से किया जाता है। आई होप सो आपको ये चीज पता होगी। हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखते हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखते हैं, यहाँ पे उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100 का? अब देखो वही बात है, एलसीएम जो मैंने अभी बताया 150 का एलसीएम क्या होगा, पहले मैं सबसे बड़ा नंबर है 100 उस पर चेक करूंगा, क्या वो 50 से जा रहा है? हाँ जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम 100 हो जाएगा। ये अपना टोटल वर्क हो जाता है, ये अपना टोटल वर्क हो जाता है। और एक ही फॉर्मूला है इसमें जिसमें याद रखना पड़ता है, दैट इज टोटल वर्क इज नथिंग बट एफिशिएंसी इनटू डेज। बस इतना ही है, यही फॉर्मूला है। अगर एक इंसान की एफिशिएंसी में काम करने की है और अगर वो 10 दिन तक काम करता है तो टोटल वर्क वो कितना करेगा? 10। आया समझ में? बस यही बात है। आगे बढ़े, इसको भी रब कर देता हूँ। टोटल वर्क आपकी होगी 100। अब हम लोग यहां से इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। दिस इज टोटल वर्क एंड दिस इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि इंसान की पर डे, पर आवर, पर मिनट, जिस भी यूनिट में दिया हुआ है उस यूनिट में काम करने की क्षमता। ठीक, जब इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क कितना होगा एफिशिएंसी में? एक दिन में 3 वर्क होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अब ये बोल रहा है, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन 25 डेज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक, अब बोल रहे हैं कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो एक दिन में साथ में काम करने पे 3 काम होगा। ठीक है, साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा।
अभी कितने दिन का काम कर रहे हैं, 25 डेज तक काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दिस इज एफिशिएंसी दोनों की, डेज कितना हो गया 25, टोटल वर्क हो गया 75। अब ये पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट है टोटल का, तो यार डायरेक्टली 75 अपॉन 100 इंटू 100, क्योंकि टोटल वर्क तो 100 है ना, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75% वैसे ही दिख रहा है आंसर, है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। 6, A saves 18% of his income if his income increases by, देखो सबसे पहली चीज ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, इनकम जो है ना वो क्या होता है, दो चीज में ऐड ऑन होता है, एक तो आपके एक्सपेंसेस में, एक्सपेंडिचर में होता है, प्लस दूसरा आप कितना बचाते हो, सेविंग, यही होता है आपका इनकम। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका इनकम हो जाएगा। तो यहाँ कहा क्या जा रहा है, मैं इसी फॉर्मूले को पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, I इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब कहा जा रहा है, मैं मान लेता हूँ कि 100 इसका इनकम है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाई, नहीं उससे पहले कहा गया वो 18% का इनकम सेव करता है, तो 18% सेव कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 82। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 41%, मतलब कि इसका 41% इंक्रीमेंट हो गया, तो 141 हो गया, और सेम अमाउंट करता है, यानी कि ये अमाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, सेविंग उसकी उतनी रहेगी, खर्चीला ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो इसको इक्वेट करने के लिए हमें यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा, इसको इक्वेट करने के लिए हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे 123, राइट। अब ये पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, यानी कि पहले उसका इतना था, अभी इतना है, तो आप बताओ कि एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट कितनी हुई है। तो यार अभी तो बढ़ गई है, इसको माइनस कर लेता है ना, माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 41 जो है सो इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 82 पे, इंटू 100 कर देते हैं, दिस इज 50%। कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है इसका, आई होप यू कैन सी इट, यस इट इज सी 50%, राइट। तो 50% का इंक्रीमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the surface area of two spheres are in the ratio of 81:25, अब देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी स्फीयर का, ये 3D होता है ना स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मुझे रेशियो दिया गया, तो मैं क्या करता हूँ, 4 पाई R1 स्क्वायर पहले स्फीयर का, और दूसरे स्फीयर का कितना हो जाएगा, सेम 4 पाई R2 स्क्वायर, ये 4 पाई कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इट इज इन द रेशियो ऑफ 81:25। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इजीली आपको समझ में आएगा, R1 इज टू R2 स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, तो सिंपली क्या करना, स्क्वायर रूट ले लेना बोथ साइड, तो R1 इज टू R2 कितनी हो जाएगी, 9:5, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, ये 25 जो 5 का स्क्वायर है, 9:5 आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी, ईमेल आईडी पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट कर सकते हो वीडियो में, टाइम स्टैम्प देकर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करके एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। A bus covers a distance of 45 kilometers in 45 minutes. अच्छा, if its speed is decreased by 20 km per hour, what will be the time taken by it to cover the same distance? Very good. एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए, एक और चीज, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठोगे, क्योंकि मैथ्स की क्लासेस विदाउट पेन पेपर नहीं हो सकते हैं। कुछ कैलकुलेशंस आप ब्रेन में कर सकते हो, बट एवरीथिंग कांट, हर चीज नहीं किया जा सकता ना, तो यू विल हैव टू कीप पेन एंड पेपर विथ यू। A bus covers a distance of 45 kilometers in 45 minutes. अब देखिए,
45 मिनट में मुझे स्पीड नहीं दिया गया, मुझे बताया गया कि 45 किलोमीटर कवर करता है वो 45 मिनट में, है ना, किलोमीटर्स 45 मिनट में। तो यार 60 मिनट में कितना कवर करेगा? 60 किलोमीटर, क्योंकि पर मिनट ही वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे इसकी स्पीड पता चल गई। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन फिर से आएगा, इस साल जरूर आएगा। 60 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले का स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया पहले का। अब ये क्या कर रहा है, घट गया। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर से इसको घटा दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 से कम करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने रेशियो इसलिए लिखा है कि मुझे स्पीड का रेशियो चाहिए। कितना हो जाएगा, 3:2, 20 से उड़ा देंगे दोनों को। अब देखो डिस्टेंस सेम कहा गया, और अभी मैंने क्या बताया कि जैसे डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम का रेशियो हमें मिल जाएगा इसका इनवर्स। तो सिंपली उल्टा कर दो ना, ये हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, 3:2 डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 2:3। हमें टाइम का रेशियो पता चल गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट केस B1:B2, स्पीड डिक्रीज होगी तो मान लो दूसरा बस है। अब देखिए, अब क्या बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितनी देर में कवर हो रहा है, 45 मिनट में। यानी कि जो पहला केस है, दिस टाइम, दिस 2 इज इक्वल्स टू 45 मिनट्स, पहला जर्नी कितने देर में कंप्लीट हो रहा है, 45 मिनट में। तो हमें बस ये जानना है कि व्हाट विल द टाइम टेकन बाय टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब स्पीड घट गई तो इतना टाइम लग रहा है, 3 का टाइम लग रहा है, राइट। तो 3 के टाइम पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 45/2। दिस इज नथिंग बट 135/2, विच इज नथिंग बट 7.5 मिनट्स, ठीक है ना। मिनट में आएगा क्योंकि ये हमने यूनिट मिनट में रखा है ना, रेशियो है, मिनट में दिया हो तो मिनट में आंसर आएगा। हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हर चीज समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, a man earns a profit of 45% by selling a bike for a certain price. If he sells that bike at double the price, then what will be the percentage profit? देखिए क्या कहता है ये, एक इंसान है, मान लो उसने कोई बाइक खरीदा 100 रुपए में, अब वो बेच उसको कितने पे रहा है, 45% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो उसकी जो सेलिंग प्राइस वो कितनी हो जाएगी, 145। अब ये क्या कहता है कि इफ ही सेल्स दैट बाइक एट डबल द प्राइस, मतलब इस प्राइस के डबल पे अगर इसको बेचे, इंटू 2 कर दो, 290, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ये कितना डिफरेंस हो गया, 190, 190% का प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। आगे बढ़ता है, कुछ निकालने को है ना, तो डिफरेंस 190 है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो 190 हो जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 10,000, है ना। Selling price of the computer is इतना, if two successive discounts of 15% and X% are given, what is the value of X? अब देखिए मार्क प्राइस गिवन है 10,000, ठीक है। पहला डिस्काउंट हमें मिल रहा है 15% का। अगर 15% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 85% ऑफ MP, है ना। अब 85 कैसे आता है, इसको हम लोग 100 से माइनस करते हैं ऑब्वियसली, तभी 85% ऑफ द मार्क प्राइस पे बेचा जाता, बेचा गया है कि नहीं। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखो क्वेश्चंस मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिए हैं और मैं इसलिए ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि MTS में सिलेक्शन इंग्लिश GK करवाएगा, और क्योंकि अब हर जगह इंग्लिश की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ने का
एक अपना लाना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग स्किल्स अगर आप अच्छा नहीं करोगे खुद का, तो फिर आप कभी भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में। जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, कुछ चीजें कैसे फ्रेम कर रहा हूँ एक सेंटेंस, वो सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में बैठ के रूल्स नहीं लगा सकते। अगर आप रूल से लगाने जाओगे, जो रूल्स वाली चीज है वही आप रूल के थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्पोकन इंग्लिश के थ्रू चीजों को बढ़िया करना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 - 15, यानी कि 85% ऑफ द मार्क प्राइस पे पहला एसपी होगा, तो 85/100 कर दिया 85%। फिर इसी प्राइस को फिर से डिस्काउंट करते हैं X% का, है ना। तो वो जो सेकंड प्राइस है अपना, ये मान लो ये पोर्शन जो है अपना सेकंड प्राइस हो गया, ये S2 हो गया, और ये S1 है, दिस वन, ये S1 है। इस पर डिस्काउंट मिला 85% का, तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो S2 हो गया, सेलिंग प्राइस। अब इस पे फिर से X% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो इस वैल्यू का जो 10,000 इंटू 85/100 है, इसका कितना परसेंटेज होगा, इसका वो कितना का होगा, तो X% जो है, इसका मतलब 100 माइनस X% पे सेलिंग किया जाएगा उसका अपॉन 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है। तो ये पूरी वैल्यू जो होगी वो S3 हो जाएगी, सेलिंग प्राइस मतलब इसका S3 हो जाएगा। और ये गिवन कितना है, ये वैल्यू जो आ रही है S3, दिस इज नथिंग बट 7650, ये वैल्यू आ रही है। हमें करना क्या है, हमें बस इसको कैंसिल आउट करना है, खत्म। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7650 अपॉन 85। अब देखो 85, ये सब चीजें आपको फटाफट ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ही आपको 85 दिखा, 5 से तो कट ही जाना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जैसे आपको 85 देखा, आप देख पा रहे हो कि वो 850 उसका 10 टाइम्स होगा। ये देखो, इसको मैं दो पार्ट में कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 765 इंटू 10 अपॉन 85। अब मुझे पता है कि 850 उसका 10 टाइम्स होगा, और 9 टाइम जो है वो कहीं ना कहीं 765 के आसपास ही होना चाहिए, बट एक बार मैं चेक कर लूंगा कि हाँ यार 100 कम किया, फिर 15 जोड़ा तो 765 होना ही है। तो डायरेक्टली काट दूंगा मैं इसको, 85 इंटू 9, इसका मतलब कि इधर 90% आ गया, 90 आ गया। तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 90, विच मीन्स x इज इक्वल टू 10%, है ना। 10% है ऑप्शन ये, ऑप्शन नंबर 3। दिख रहा है ना आपको जो मैंने सॉल्व किया है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। सोनम bought an old motorbike 4675 पे and spent 225 on its repair. She sold it at 5390. What is her profit percentage? देखिए, पहले तो उसका सीपी कितना हुआ, कितने पे खरीदा, 4675, लेकिन खरीदा प्लस उस पर 225 रुपए इन्वेस्टमेंट भी किया। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया 49, 25 जोड़ 2, 4700, 24900, यानी कि इसका एक्चुअल सीपी है वो इतना होना चाहिए, इतने रुपए, क्योंकि इसमें खुद से भी खर्चा किया इसमें। और बेचा कितने पे इसको, 5390 पे इसको बेच। अब हमें करना क्या है, बस 4900 को माइनस कर लो, 09, 13 में 4 गया था। अब देखो ये 490 जैसे मुझे देखा, मुझे पता चल गया कि कुछ नहीं है, 10% है, 10% का प्रॉफिट होना, क्योंकि 4900 का 10% कितना होगा, 490। अब आप इसको अगर निकालने जाओगे, 490 अपॉन 4900 इंटू 100 करने जाओगे, तो वैल्यू वही आनी है ना, वैल्यू वही आनी है, 10%। तो ये सब आप डायरेक्टली कर सकते हो, 49 देखा तो 10% डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, मैं वो भी एक बार बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो सीपी, ये भी तो तरीका होता है ना सीपी टू एसपी का, 4900 और इधर कितना है 5390, 5390, यस।
मैं रेशियो निकाल लेता हूं पहले। मुझे दिख रहा है कि ये कट जाएगा 7 से, 7 7, ठीक है। देखो सीपी इज टू एसपी कितना है, 70:77। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7 का। कितने पे, 70 पे, इंटू 100 कर दिया, कितना हो गया, 10% 1। तरीका कोई भी करो, कोई भी तरीके से करो, इसके लिए सबसे इजी तरीका यही है, माइनस कर लो, आपको दिख जाएगा आंसर क्या है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं सीजीएल लेवल पे रखूंगा, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए जो है वो 16 डेज में काम को कर सकता है, और बी जो है वो 24 डेज में सेम काम को कर सकता है। ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। जो तरीका मैंने बताया, 24 को डबल करो, 24 तो 16 में नहीं आएगा, जैसे डबल करोगे 16 3 टाइम्स में चला जाता है। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। टोटल 5 वर्क, ये आपको पता है टोटल वर्क होता है, ये आपको पता है एफिशिएंसी होती है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए स्टार्टेड द वर्क अलोन। ए ने काम करना स्टार्ट कर दिया, अकेले किया, ठीक है, अकेले किया, यानी कि पहले दिन कोई काम नहीं करेगा उसके साथ। तो फर्स्ट डे वो कितना काम कर लिया उसने, एक एफिशिएंसी 3 है, तो 3 काम कर लिया पहले दिन, ठीक है। फिर क्या बोलता है, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 10 डेज। मतलब कि कितने दिनों बाद ज्वाइन करना चाहिए बी को, या यूं कहो कि ए कितने दिन अकेले काम करेगा जिसके बाद 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितना काम है, 48 काम है टोटल, लेकिन 3 काम पहले दिन ए ने कर दिया। तो जब 3 काम कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 45। अब देखिए इसको तो करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शंस उठाओ, गो फॉर हिट एंड ट्रायल। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शंस उठाओ। तुम देखो यार, सबसे पहले क्या दिखा रहा है, सबसे पहले छोटे से लेके चलते हैं, 1 डे। अगर एक दिन सिर्फ काम किया है, अगर एक दिन सिर्फ काम किया ए ने और दूसरे दिन से ज्वाइन कर लिया बी ने, तो फिर सेकंड डे का काम कितना हो जाएगा, वो ए प्लस बी होगा, यानी कि एक दिन में कितना काम होगा, 5 वर्क्स होंगे, और 5 वर्क करना है, और दिन कितना करेंगे, ऑब्वियसली 9 डेज करेंगे ना, 10 दिन का काम है, एक दिन काम कर लिया ए ने, तो बचा कितना, 9 दिन। तो 9 दिन जब वो काम करेगा दोनों साथ में मिलके, तो 9 दिन 5 काम हुआ तो 45। तो जब मैं यहाँ पे 45 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, दिस इज टोटल 48। यही आंसर आ रहा है, ये आंसर मैच हो गया ना। क्या हुआ, टोटल वर्क 48 है, एक दिन अकेले ने काम किया, उसके बाद बी ने ज्वाइन कर लिया, ए प्लस बी हो गए। तो हर रोज पहले अगर 3 काम हो रहे थे, तो हर रोज कितने काम हो रहे हैं, 5 काम हो रहे हैं। और ऐसा वो लोग 9 दिनों तक करेंगे, तब जाके 45 वर्क होगा कंप्लीट, और 3 काम ऑलरेडी पहले से हो चुका, तो टोटल 48 हो गया। इसका सिंपल मतलब हुआ कि जो हमने लगाया था अपना हिट एंड ट्रायल मेथड, कि फर्स्ट डे अकेला सिर्फ काम किया ए ने, उसके बाद ही बी ने ज्वाइन कर लिया, तभी 10 दिन के अंदर में काम कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। आप कोई और ऑप्शन उठाओ, हिट एंड ट्रायल में आप देखो, चेक कर लो। 6 डेज है, मान लो 6 दिन अकेले काम किया ए ने, तो 3 इंटू 6, 18 काम उसने कंप्लीट कर लिया। टोटल काम कितना है, 45, माइनस करो 18 को, कितने बचेंगे, 27, है ना। अब 27 काम कंप्लीट करना है, दिन कितना है, 4 दिन बचा। और अगर बी ने 6 दिन यानी कि 7वें दिन से ज्वाइन किया, 6 दिन काम कर लिया, 7 8 9 10, 4 दिन बचा। अगर बी ने 7वें दिन ज्वाइन किया, तो अब कितना काम होगा, एक दिन में 5 काम होगा, और 4, तो टोटल कितना हो गया, 20। मतलब पहले 18 हो रखा था, अब 20 काम हो रहा है, लेकिन करना कितना है, 27 काम करना है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके से जब आप इसको करोगे तो आपको पता चलेगा ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्क को सेटिस्फाई करेगा।
और इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऑप्शन से उठा के चेक कर लूं। अब मुझे पता है कि ऑप्शन में एक है तो मैं चेक करूंगा, फिर मुझे पता है कि ऑप्शन में दो है तो मैं चेक करूंगा, लेकिन मैं तीन चेक नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से एकदम बिल्कुल। पेन का कलर चेंज कर लूं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, फिर से टाइम एंड वर्क है। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि टाइम एंड वर्क बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 30 दिनों में काम कर सकते हैं। ही वर्कड ऑन इट फॉर 5 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। ठीक है, अब देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए बोल रहा है कि 30 दिनों में काम कर सकता है, लेकिन बी कितना काम कर सकता है, कितने दिनों में काम कर सकता है, ये गिवन नहीं है अपने को। अपन क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि ए अगर 30 काम कर सकता है, 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, फिर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो टोटल काम 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 ही होगा ना। 30 काम टोटल, मैंने काम मान लिया कि टोटल वर्क 30 ही होना है। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर 30 काम 30 दिन में कर रहा है तो डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। इसका मतलब कि इसका एक दिन का एफिशिएंसी एक ही है, वो एक दिन में एक ही काम कर सकता है। ठीक है, अब क्या बोल जाएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ही वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज, मतलब उसने 5 डेज काम किया और हर रोज कितना काम किया, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो 5 काम कंप्लीट हो गए। इसको 5 से आप माइनस कर दो, 30 को, 25 बचा। अब बचा कितना, 25 काम बचा। अब बोल कह रहा है कि बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। अब बी अकेला काम करेगा, अब एक ही छुट्टी हो गई है, अब ये भाई साहब जाके सोएंगे आराम से। बी अब बोल रहा है कि वो काम 10 दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि इट्स गिवन कि वो 25 काम 10 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। वर्क कितना है, 30 है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं कि वो 30 काम कितने दिनों में करेगा, 30 इंटू 10/25 कितना हो गया है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। 12 डेज में वो अकेला काम कर लेगा पूरा, 12 दिन में वो पूरा काम अकेले कर लेगा। एक और तरीका है इसको करने का, वो भी देखिए, वो तरीका भी समझिए क्या है। वो तरीका क्या है कि जैसे ही देखो 25 काम बी ने किया, ये तो ए का काम हो गया। अब बी का काम मैं अगर दिखाऊं तो बी ने क्या किया कि 25 काम बी ने 10 दिनों में किया है ना, 10 दिनों में 25 काम। तो हमें पता है 25 यूनिट्स इन 10 डेज। अब देखो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, टोटल वर्क का, दैट इज एफिशिएंसी इनटू डेज। अब मुझे एफिशिएंसी अगर पता चल जाती है, मान लो टोटल वर्क कितना किया इसने, 25 किया, कितना नंबर ऑफ डेज में, 10 डेज में, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 2.5। यानी कि वो एक दिन में वो 2.5 काम कर रहा है, एक दिन में वो 2.5 काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल मतलब हुआ कि 2.5 काम वो अगर एक दिन में कर रहा है, 2.5 वर्क वो एक दिन में कर रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी हो गई, सॉरी रुक जाओ, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई ना 2.5। अब क्या है, फिर से मैं वही चीज लगाता हूं, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है, मुझे निकालना क्या है, मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है। एफिशिएंसी मुझे पता है 2.5, डेज मुझे निकालना है, और टोटल वर्क कितना है, कितना काम कर रहा है उसको पूरा 30। तो मैं यहां से अगर डेज निकालता हूँ तो 30 अपॉन 2.5 विच विल बी नथिंग बट अगेन 12 डेज।
तरीका दोनों है, दोनों सही तरीके हैं, ये आसान तरीका है, दिस इज अ ट्रिक, ये फटाफट हो जाएगा, यूनिटरी मेथड है, फटाफट हो जाएगा, आपको एफिशिएंसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के आपको इसी क्वेश्चन में मिला दिया जाए कि आप बताओ कि एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है बी की, और अगर एफिशिएंसी पूछा तो हो सकता है उसमें एड ऑन ये भी कर दे कि आप ये बताओ कि अगर ए बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम, कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ये सब टाइप के वेरिएशंस आ सकते हैं क्वेश्चंस में। सो चीजों को पूरा प्रॉपर तरीके से समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 14, a shopkeeper sells an article at 10% loss after giving a discount of 20%. What is the ratio of the cost price and the mark price of the article? ठीक, देखो इसको करने का दो तरीका है, दोनों तरीका मैं बताऊंगा। आसान तरीका पहले बताता हूँ, फिर थोड़ा सा एक फॉर्मूला वाला तरीका बताता हूँ। आसान तरीका क्या कहता है कि इफ अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो अगर मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट दिया गया है तो उसकी एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी एसपी 1 कर दूं, कितनी हो जाएगी, 80% ऑफ मार्क प्राइस, है ना। और क्या बोल रहा है, और शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, वही जो चीज है वो 10% लॉस को भी दर्शाता है, यानी कि ये जो SP2 अगर होगा तो वो 10% लॉस बता रहा है। अगर 10% लॉस है तो लॉस किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है कि नहीं। तो अगर 10% लॉस हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 90% ऑफ सीपी, है कि नहीं। अब क्या है, ये दोनों जो है वो सेम, इक्वल, सेम, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो चेंज नहीं होगा ना, एक सेलिंग प्राइस है, वही सेलिंग प्राइस पे 10% का लॉस भी हो रहा है, और वही सेलिंग प्राइस पे मार्क प्राइस पे भी 20% का लॉस हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। मतलब लॉस हो गया 10% का कॉस्ट प्राइस पे और 20% डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पे। तो आप इसको इक्वेट कर लो, 80 इंटू एमपी इज इक्वल टू 90 इंटू सीपी, कट हो जाएगा। मेरे से पूछा क्या गया, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस देखो फिर मार्क प्राइस लिखो, क्या हो जाएगा 8/9, 8:9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है 8/9, है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, 80% ऑफ एमपी 90% ऑफ सीपी। अदरवाइज जब आप सॉल्व करोगे आप डायरेक्टली ये चीज लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप ये लिखोगे 80% ऑफ एमपी इज इक्वल टू 90% ऑफ सीपी, है ना। एक और तरीका है, मैं वो भी थोड़ा बता देता हूं। ये तरीका क्या कहता है, सीपी एस टू एमपी का फॉर्मूला बताता है ये तरीका, कि अगर कभी भी सीपी टू एमपी पूछा जाए या फिर सीपी टू एमपी लगाना पड़े, हमें निकालना पड़े, तो ये क्या कहता है कि हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट करो, डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट करो, ठीक है, यही होता है। प्रॉफिट बोलो या लॉस बोलो, इसको प्रॉफिट बोलो या स्लैश कर दो लॉस, इसमें तो लॉस का केस है ना, प्रॉफिट बोलो या लॉस बोलो। डिस्काउंट अपने पास कितना गिवन है, 20%, प्रॉफिट या लॉस कितना गिवन है, 10%, है ना। अब देखिए 100 माइनस 20 हो गया इज टू 100 प्लस, अब क्योंकि ये लॉस है तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 हो जाना है और ये 100 माइनस 10 कितना, 100 माइनस 10 हो जाना है। सो 80:90 विच इज 8:9, यही था ना अपना आंसर, 8:9 ये रहा, देखो दिस इज द आंसर 8:9। बस आपको ये ख्याल रखना है कि प्रॉफिट होता है तो प्लस के साथ ऐड हो जाएगा, प्लस के साथ ऐड हो जाना है, ऐड,
और जब लॉस होगा तो बस माइनस के साथ, निगेटिव साइन के साथ उसको बस सब्ट्रैक्ट कर देना। बस इतना ही आपको ख्याल रखना और कुछ भी ख्याल नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोलता है कि ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप सच दैट 5 टाइम्स ऑफ एज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो जान लो आप, कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है ना, इन्वेस्टमेंट रेशियो वही हमेशा होता है प्रॉफिट रेशियो। मतलब कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट की शेयरिंग भी होती है। तो ये बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ एज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। तो ए अपॉन बी निकाल लेते हैं, 7/5। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द टोटल प्रॉफिट इज 12,000, यानी कि इनका जो सम है कितना होगा, 12। ये टोटल प्रॉफिट होगा क्योंकि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वही ए का शेयर होगा प्रॉफिट में, वही जो है सो बी का शेयर भी होगा, नीचे वाला 5 जो इन्वेस्टमेंट है। तो सम 12 हो गया। दिस 12 इज गिवन एज 12,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, ये पूछ रहा है 7। ए का शेयर 7 है तो 7 कितना हो जाएगा, 7,000। आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। इवेलुएट, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये गिवन है, छोटा है, मैं थोड़ा अगर हो सकता है ना दिखे किसी को लिख देता हूँ। 6 प्लस 6 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6/5। अब देखो, बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले ये होना चाहिए ऑफ, तो 6 प्लस 36, और उसके बाद डिवीजन होगा तो डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6/5। इसको 6 टाइम्स कट कर देते हैं, तो 6 प्लस 6 माइनस 6/5 which will be 12 minus 6/5, which will be nothing but a 60 minus 6/5, which is nothing but 54/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज गिव इट अ ट्राई, एक बार पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कहती है, बाय सेलिंग अ ग्लास फॉर ₹1378, 1378 पे ग्लास को सेल किया जा रहा है, और मैन ऑन द प्रॉफिट ऑफ 6%, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ ही सेल्स it at 107, then what will be the loss percentage, loss percentage कितना होगा, कितना होना चाहिए। देखिए 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि सीपी जो है वो 100 है। तो प्रॉफिट अगर 6% का हुआ तो सीपी पे कितना हो जाएगा, 106, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1378। इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ, 1378 इज इक्वल्स टू 106। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर इसी सामान को 1079 पे सेल किया जाए, 1079 पे सेल किया जाए, तो कितना परसेंटेज का लॉस होगा। तो निकालते हैं हम लोग अभी, कितने परसेंटेज का लॉस होगा। कितना बड़ा 30 मार्क का ये है, सेलर जो लॉस पे अपना धंधा कर रहा है 137 का। देखो एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर दिख गई कि ये 13 से डिविजिबल होगा ही होगा, और मुझे कहीं पे यहाँ पे डेसिमल में नहीं दिख रहा है कोई चीज। तो मैं इसको फटाक से क्या करूंगा, 13 से इसको काट देता हूँ, 106। अब ये चीज क्लियर हो गई, अगर 13 से जा रहा है इसका मतलब ये है इसको भी जाना ही पड़ेगा 13 से। तो 13 6 8 जा 52 होता है, तो 8, और उसके बाद कितना बचेगा, 104 हो गया, तो 39 बचा, तो 3।
और ये 106 को मैंने यहां से उड़ा दिया, तो 83। अब ये 83 का मतलब हो गया कि 100 से नीचे 83 पे सेल हुआ। इसका मतलब ये लॉस कितने का हो गया, 17% का लॉस हो गया, 17% का लॉस हो गया। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको समझने में, फिर भी कोई परेशान होती है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही बकवास सवाल है, बहुत ही बेकार सवाल है, लेकिन फिर भी आप इसको करो। बट इसको करने का एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ये देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वेट ऑफ सिलिंड्रिकल आयरन विद बेस रेडियस 12.6। ये रेडियस दिया गया है, आर हाइट दिया गया है, ये वेट दिया गया, वॉल्यूम जो भी। मुझे क्या दिया गया, वेट दिया गया वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 ग्राम का वेट होगा। तो इसका मतलब है कि हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से वेट दिया गया है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का होता है 22/7। आर आपका गिवन है कितना, 12.6, यानी कि 12.6 इंटू 12.6। हाइट कितना है, 4 मीटर है, बट सेंटीमीटर में करेंगे इसको तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो टोटल वॉल्यूम है। अब 1 सेंटीमीटर की हमें पता है कि कितना वेट करेगा, 2 ग्राम वेट करेगा 1 सेंटीमीटर, है ना। तो जो ये ओवरऑल होगा ये सेंटीमीटर क्यूब में ही आना है, दिस वैल्यू इज गोना कम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि हमें एक में यहाँ पे मैं अगर लिखूं 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमें 2 ग्राम मिलता है, तो इतने में हमें कितना मिलेगा, जस्ट इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटू 2 कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चली जाएगी ग्राम में। ग्राम में या मतलब केजी में चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली केजी में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको करने का एक तरीका, इसको करने का क्या तरीका है, शॉर्टकट से इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो है वो मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो और भी एग्जामिनेशन में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहता है कि, यहाँ पे लिखता हूँ 1 cc जो होती है ना, 1 cc सेंटीमीटर क्यूब 0.001 केजी वेट के बराबर होता है, ठीक है। तो जब ये सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग केजी में जाएंगे तो हमें बस डिवाइडेड बाई, मतलब 1000 बोल लो या फिर यूं कर लो ना, इनटू 0 पॉइंट, कलर चेंज कर लेता हूं जस्ट अ सेकंड, क्या होगा, इनटू 0.001 करेंगे तो ये केजी में यूनिट चला जाएगा, और ऑप्शन हमें केजी में गिवन है तो हमें केजी में जाना पड़ेगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, आगे भी काम में आएगा आपका। ऐसे रिलेशन आपको काम आते ही हैं, जहाँ पे कि आपको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको सीसी से वेट में जाना पड़ता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व नहीं करेंगे इसको बस कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 1.8 है, 1568 1.8। अब ये 100 जो है ऐसे उड़ा जाएगा क्योंकि पॉइंट में है, पॉइंट उड़ा दो इसको। अब देखिए अब मुझे पता चल गया कि ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट आने वाला है, डेसिमल, और सब में वही है। बट एक और अनोखा चीज देखो, यूनिट डिजिट का ख्याल देखो, यहाँ पे 2 है, 2 लिखा, यहाँ पे 8 है, 8 लिखा, यहाँ पे 6 है, 6 लिखा, यहाँ पे 4 है, 4 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 लिखा, और यहाँ पे कितना है, 2 है। अब देखो 8 टू सा कितना होगा, 16 का 6, 6 4 सा कितना होगा, 24 का 4, और यहाँ पे 2। अब देखिए ये 6, ये 4 टू सा 8, इनका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8, 48 होता है तो 8। पूरे ऑप्शन में, इसको मैं रब कर देता हूँ, पूरे ऑप्शन में 8 जो है यूनिट डिजिट में यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ इसी में। तो आंसर जो है इसका यही होना है। इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, बस आप अगर ये चीज को अच्छे से समझ लोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज सीजीएल लेवल क्वेश्चन। सीजीएल लेवल क्वेश्चन है ये, सीजीएल लेवल का ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी देखने को मिलेगा अगर आप सीजीएल में क्वालिफाई कर रहे हो तो। क्योंकि क्वेश्चन छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज इसको एक बार पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डाइनिंग सेट listed at rupees 5,000 is sold to a man at a successive discounts of 20%, 10% by the shopkeeper. दो successive discount मिले। What is the selling price of the dining set? हम देखिए, बस मुझे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 5,000 लिखा मैंने, देखो मैंने बताया भी नहीं, लेकिन सारे जो एग्जामिनेशन जो है कौन से डेट पे कौन सा क्वेश्चन आया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 15/5/23 को ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। ऐसे ही पिछले में भी लिखा होगा, मैंने ये बताया नहीं था, सभी में लिखा हुआ है कौन से डेट पे कौन सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 1 से आप देख सकते हो ये चीज क्या दिया हुआ है। 5,000 का डाइनिंग सेट, इसको पहले सक्सेसिव डिस्काउंट में, यानी कि पहले इसको 20% डिस्काउंट बेच रहा है, यानी कि क्या हो गया 80%, जो कि मैंने बोला था 100 से 20 को माइनस करेंगे, 80% इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ऑफ दिस मार्क प्राइस। अब ये सेकेंड प्राइस पे भी क्या है, फिर से 10% का इसको मिल रहा है डिस्काउंट, यानी कि इसके 90% पे सेल होगा। काट देते हैं इसको यार फटाफट, इससे इसको काट दो, कितना हो जाएगा 72 इंटू 5 यानी कि 3600। ऑप्शन नंबर 1 3600 इसका आंसर हो गया। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो, और कोई बड़ी चीज नहीं है, जब भी डिस्काउंट होता है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन होता है दो, तो हम उसका सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ए कितना है 20, बी कितना है 10, 20 इंटू 10 अपॉन 100, काट दिया इसको 30 माइनस 2 विच इज 28। ये 28% ओवरऑल होगा। अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये 28% है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 100 माइनस 28 कर सकते हैं, यानी कि 72% प्राइस पे सेल किया जाएगा इसके 72% पे। तो 5,000 का 72% कितना हुआ देख लेते हैं। 5,000 का 72% आपका हो गया, अगेन सेम थिंग 360 3600 आंसर। दोनों तरीका करने के लिए अच्छा है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा पहला तरीका। क्यों रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें कितने भी डिस्काउंट दे दे, 10 20 25 50 100 200 500 कितना भी दे दे, इस तरीके से आपका सवाल बनते ही चला जाएगा। क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही होता है कि एक डिस्काउंट के बाद जो प्राइस मिला, जो हुआ प्राइस, उस पर फिर से डिस्काउंट मिलेगा, है ना। ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाते हैं, जितने शॉपकीपर्स होते हैं ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। आपको होर्डिंग दिखाएंगे 50% प्लस 50% सक्सेसिव डिस्काउंट, जो देख के एक बार लगता है इंसान को कि यार ये तो 100% हो रहा है डिस्काउंट, फ्री में दे देगा क्या? नहीं, वो फ्री में नहीं देता है, वो डिस्काउंट एक्चुअल में कम हो जाता है, 75% पे डिस्काउंट होता है ना। 100 पे 50 दिया तो 75 हो गया, 100 पे 50 दिया तो 50 हो गया, उसका 50 दिया तो 25 हो गया, 75% का डिस्काउंट दिया गया, बट वो दिखता है जैसे कि फ्री में मिल रहा है, 100% का डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को करिए। 40% of the cost price of an article is equals to 25% of the selling price। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया तो अभी फटाफट कर लीजिए, क्योंकि सारे एमटीएस के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर अच्छे अच्छे बढ़िया वाले जो फिर से आने वाले साल, वो सारा मैं करा दूंगा। अभी अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। बहुत बेनिफिट होने वाला आपको इस चैनल से, और बाकी सब चीजें तो आती है चैनल पे, आप देख ही सकते हो। शेयर भी करो अपने फ्रेंड के साथ, अगर शेयर कर सकते हो तो। 40% of the cost price of an article is equal to 25% of selling price। क्या बोल रहा है कि 40%, इसको भी मैं दो तरीके से बताऊंगा। 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का कितने के बराबर है,
25% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका मतलब हो गया हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है ना कि 40 CP इज इक्वल टू 25 SP, CP अपॉन SP 25 अपॉन 40, 5 से इसको कट्टम पुट्टी करते हैं तो 5 अपॉन 8। CP कितना है, डिफरेंस कितना हो गया प्रॉफिट का, 3 का प्रॉफिट हो गया, तो 3 अपॉन CP इज 5 इंटू 100, 5 से इसको उड़ा दो 20 टाइम्स तो 60% प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत प्रॉफिट कमाया है, 60% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसको मैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा, ठीक है, और फटाफट बताऊंगा जिससे कि आप और जल्दी इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताओ, इसको और किस तरीके से किया जा सकता है, क्या आपको पता है? आइए मैं बताता हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको इसमें एक चीज ख्याल रखनी पड़ती है। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको एक ही चीज ख्याल रखना है कि देखो यहाँ जो 40% है ना, ये कॉस्ट प्राइस के पास में जो वैल्यू दी गई है और जो सेलिंग प्राइस के पास में जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू को बस रिवर्स कर लेना। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस के पास में 40% दिया हुआ है तो इसको मैं एसपी मान लूंगा ऐसे ही, और जो सेलिंग प्राइस के पास में वैल्यू देगा इसको मैं सीपी मान लूंगा। जैसे मैंने माना इनके बीच का डिफरेंस कितना है 15, और सीपी मैंने कितने को माना 25 को, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने निकालना है तो इंटू 100, 4 टाइम्स गया ये 60% हो गया आंसर। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं इतना ताम झाम में नहीं पढ़ूंगा कि 40 CP इज इक्वल 25 SP, चीज वही है, लेकिन सॉल्व करने जाएंगे उससे अच्छा है कि तुरंत सेकंड्स में निकालें आंसर को, ठीक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई होप सो कि आपको ये क्लास एंजॉइंग लगा होगा, इंट्रीगिंग लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजेदार लगा होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने को मिले होंगे। थैंक यू फ्रॉम योर चैनल माइंडली थॉटफुल। और अगर आप यहाँ तक आए तो मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके जाओगे, वीडियो को लाइक करके जाओगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मुलाकात होगी एमटीएस के अगले क्वेश्चन के साथ में, मतलब कि अभी तो 20 हुआ, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ में फिर से मुलाकात होगी, तो वो मैं फटाफट करवा दूंगा बहुत जल्दी, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। आप अच्छा रिस्पॉन्स हो तो मैं कल ही करा दूंगा, ठीक है। और मैं कंटिन्यूअसली सीरीज को कंटिन्यू करूंगा ताकि नेक्स्ट एग्जाम 1 तारीख से ना सितंबर का, उससे पहले मैं आपका नहीं भी हो तो प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दूं, 200-250 क्वेश्चंस करा दूं जो आने ही वाले हैं, श्योर शॉट आने वाले, ठीक है। चलिए गुड बाय, जय हिंद।